दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की जो फैसिलिटी है इसको बड़े बोरोवर्स के ऊपर एक्सटेंड कर दिया है, जो कि एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फिर यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से पैसा उठाते हैं। एक्सटेंड किया है का मतलब क्या है कि ऑलरेडी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और बाकी प्रकार की बैंकों के ऊपर एलईआई के अंदर रजिस्टर करा के पैसा उठाने का जो नॉर्म है वो मैंडेटरी है। अभी कहां कहां पे मैंडेटरी है और कहां कहां पे भी मैंडेटरी किया जा रहा है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर का मैकेनिज्म है क्या, ये काम किस प्रकार से करता है। जब 2007-8 में एक फाइनेंशियल मेल्टडाउन आया यूएसए के अंदर, उस समय पे एक जरूरत उठी। जरूरत क्या उठी कि भाई मान लो कोई एक कॉर्पोरेट है, ठीक है ना, अगर ये कॉर्पोरेट किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में जाके एक बैंक से पैसा उठाता है और यही कॉर्पोरेट किसी दूसरी कंट्री में जाके पैसा उठाता है, तो भैया मान लो कि मैरिल लिंच अमेरिका के अंदर किसी एक कॉर्पोरेट ने पैसा उठाया और लंदन में रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड से भी उसने पैसा उठा लिया और दिल्ली में आके उसने एसबीआई से भी पैसा उठा लिया, तो अलग अलग कंट्रीज की इन बैंक को कैसे पता चलेगा कि यही कंपनी अलग अलग देशों में पैसा उठा रही है। तो इसके लिए किसी एक ऐसे नंबर की जरूरत है, किसी एक ऐसे कोड की जरूरत है जिसका एक ग्लोबल सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस हो। तो अलग अलग कंट्रीज की बैंक इस सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस में एलईआई नंबर को चेक करके ये पता कर सकती हैं कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट ने कहीं से पैसा उठाया है कि नहीं। मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जब कोई एक नॉन इंडिविजुअल बोरोवर करेगा, ध्यान रखिएगा इंडिविजुअल बोरोवर नहीं है यहाँ पे, नॉन इंडिविजुअल बोरोवर मतलब कोई कॉर्पोरेट, कोई कंपनी, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, अगर वो पैसा उठा रही है एक बड़ी तादाद में, तो उसके ऊपर एलईआई के नॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे। अब ये नॉर्म्स इंडिया के अंदर एप्लीकेबल किए गए हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। किस प्रकार से एप्लीकेबल किए गए हैं? तो इमीडिएटली एप्लीकेबल नहीं हुए हैं भाई। देखिए अगर आपने 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का लोन उठाया है तो आपको 30 अप्रैल 2025 तक एलईआई के मैकेनिज्म के अंदर आपको रजिस्टर करवाना है, अपना खुद का एलईआई कोड देना है। अगर आपने 5 से 10 करोड़ का लोन उठाया है 30 अप्रैल 2025 तक आपको एलईआई चाहिए ही चाहिए। अगर आपने 10 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक का लोन उठाया है तो 30 अप्रैल 2024 तक आपको एलईआई नंबर लेना है। और अगर आपने 25 करोड़ से ज्यादा का लोन उठा रखा है तो 30 अप्रैल 2023 तक आपको एलईआई नंबर लेना है। और ये लोन आपने कहां से उठाया है? तो ऑब्वियस सी बात है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से या फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से। तो इसका क्या मतलब है कि जो बाकी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है आईसीआई, एसबीआई, इनमें क्या एलईआई मैकेनिज्म पहले ही इंप्लीमेंट हो गया है? जी हां। यहां पे आपको आरबीआई का मैं 2 नवंबर 2017 का एक आर्टिकल दिखा रहा हूं। यहां पे देखिए ये आर्टिकल किसको एड्रेस्ड है? सारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स। इसमें रीजनल रूरल बैंक्स इन्वॉल्व नहीं है, याद रखना। सारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, सारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे एक्सिम बैंक, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, नाबार्ड मतलब एग्रीकल्चर जो नाबार्ड बैंक है, फिर लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सबको अपना लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर का नंबर चाहिए। ये आरबीआई ने 2 नवंबर 2017 को ही बता दिया था। मतलब कि इन बैंकों को आरबीआई ने लिख के ये बोला कि भैया तुमने जो बड़े बड़े लोन बांट रखे और यहां पे लोन की लिमिट तय की गई थी 5 से 50 करोड़। मैं लिमिट को यहां पे नहीं बता रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आज की डेट में क्या लिमिट है वो मैंने आपको बता दी है, चूंकि न्यूज बिल्कुल कंटेक्चुअल है। लेकिन मैं समझा रहा हूं कि 2 नवंबर 2017 को सारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, लोकल एरिया बैंक को, स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्लियरली बता दिया गया था कि तुम्हारे यहां पे जो बड़े कॉर्पोरेट बायर्स हैं जिन्होंने बड़े अमाउंट में पैसा उठा रखा है उनके ऊपर लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के नॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे। वो एलईआई ले, इसको तुम्हें मेंटेन करना है, इंश्योर करना। और अगर वो एलईआई नहीं ले रहे हैं तो तुम उनको फर्दर लोन नहीं दोगे, उनको किसी भी प्रकार का एक्सटेंशन नहीं दोगे उनकी किस्तों में। इस प्रकार के कुछ नॉर्म सेटअप किए गए थे। और अभी के लिए ये जो कंडीशन है ये इंपोज कर दी गई है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर भी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी। तो इंडिया के अंदर कोई भी नॉन इंडिविजुअल बोरोवर अगर एनबीएफसी से और यूसीबी से पैसा उठा रहा है तो उसको एक फेज्ड मैनर में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के मैकेनिज्म के अंदर रजिस्टर करना ही होगा। मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं इनको भी रजिस्टर करना पड़ेगा। मान लो बीएचईएल ने, एनटीपीसी जैसी कंपनीज ने भी पैसा उठा रखा है तो उनको भी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर का नंबर लेना है। हां, अगर केंद्र की सरकार का कोई डायरेक्ट डिपार्टमेंट है या कोई डायरेक्ट एजेंसी है उसको यहां पे रजिस्टर नहीं करना है। याद रखना
केंद्र की सरकार का या राज्य की सरकार के अंदर आने वाली कोई डायरेक्ट कंपनी जो कंप्लीट इसकी ओनरशिप में हो, उसी की कोई एजेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, याद रखिएगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर नॉट एग्जेम्प्टेड, उनको लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के अंदर रजिस्टर करना है अगर एनबीएफसी या यूसीबी से उन्होंने पैसा उठाया है। लेकिन अगर केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार के अंदर का कोई डिपार्टमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी कारण से एनबीएफसी से यूसीबी से पैसा उठाता है, तो उसको लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के अंदर अपने आप को रजिस्टर नहीं करना है। मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी यहां पे पैसा उठा रही है, तो उसको भी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के अंदर रजिस्टर करना होगा। तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स याद रखिएगा। 2 नवंबर 2017 को ये जो आरबीआई की अपडेट थी, जिसने साफ साफ बता दिया था कि सारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स मतलब आईसीआईसीआई, ठीक है ना, आपका एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस प्रकार के बैंक्स, सारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नाबार्ड, एनएचपी, सिडबी, एक्सिम बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, इनके ऊपर एलईआई के नॉर्म्स एप्लीकेबल थे। लिमिट थोड़ी डिफरेंट हो सकती है फ्रॉम द लिमिट्स विच इज बीइंग इम्पोज्ड नाउ ऑन एनबीएफसीज इन यूसीबीज। तो अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर भी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के नॉर्म्स एप्लीकेबल हो गए हैं। तो अब किसी भी बड़े कॉर्पोरेट बायर के लिए इंडिया के अंदर बिना एलईआई के लोन उठा पाना बड़ा काफी मुश्किल होगा। और अगर मान लो कि किसी का 5 से 10 करोड़ का लोन है, 25 करोड़ का लोन है, और उसने एलईआई के नॉर्म्स को वायलेट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, क्या पेनाल्टी इंपोज की जा सकती है? देखो, आरबीआई एक लमसम फाइन मार सकता है। दूसरा, जिसने एलईआई के अंदर अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, उसको फर्दर कोई भी लोन नहीं मिलेगा। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स अपने लोन को रिफॉर्म करवाते हैं, रीऑर्गेनाइज करवाते हैं, आगे की तरफ शिफ्ट करवाते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करवाते हैं। इन चेंजेस की सुविधा भी इन बोरोवर्स को नहीं मिलेगी अगर वो अपने आप को एलईआई के मैकेनिज्म के अंदर रजिस्टर नहीं करते हैं विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। तो बेसिकली इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ मिंगल करने का, जेल करने का, सिंक्रोनाइज करने का ये एक अच्छा इनिशिएटिव है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आई होप आपको ये टॉपिक प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें दोस्तों। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।